हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे जानने वाले 3 शेयर के बारे में। आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। तो पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे यस बैंक के बारे में। देखो, सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे यस बैंक में यदि आप इसका चार्ट देखोगे और यदि आप समझोगे तो मतलब पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे फॉल देखने को मिल रहा है। और जो यहाँ पर इसका अभी जो ऑल टाइम हाई हाई में बोल रहा हूँ, यहाँ पे आपको 52 वीक जो हाई था वो यहाँ पे 32 रुपया 85 पैसा बनते हुए दिखाई दिया। लेकिन उसके हिसाब से यदि आप अभी के प्राइस के हिसाब से देखोगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 17 से 18% जो है शेयर यहाँ पे क्रैश हो चुका है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि देखो, यहाँ पर बहुत से लोग जो है ना एक्साइटमेंट में आकर के ये सोच लेते हैं कि भाई यस बैंक को यहाँ पे हम लोग उठा लेते हैं, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं यहाँ पर ग्रोथ हो रहा है और यहाँ पर और ज़्यादा ये बढ़ सकता है, 100 तक भी जा सकता है। और ऐसे में बहुत से लोग यहाँ पे बाई करते हैं, तो बहुत से लोग यहाँ पर अभी क्या करेंगे, पैनिक में होकर के यहाँ पे शेयर को सेल करेंगे कि यार 31 रुपये का जो शेयर था वो अभी यहाँ पर आपको 26 रुपये में यहाँ पे आ चुका है, क्या करे क्या ना करे। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि देखो, यदि आप यहां पर कोई भी ऐसे कंपनी में लगा रहे हो जो पहले से ही यहां पे क्रैश है, तो उस पे ज़्यादा पैसा बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। मुश्किल से मुश्किल 5% अपने पोर्टफोलियो का, बाकी उससे ज़्यादा लालच में आकर कोई भी गलत फैसला यहाँ पे लोगे तो फिर यहाँ पे ट्रैप में फंस जाओगे। अब शायद ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे यस बैंक फिर से आपको जो तेजी पकड़ ले, शायद यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि यस बैंक फिर से यहाँ पे गिरावट का मोड़ ले और फिर से यहाँ पे 18-19 में आ जाए, तो पॉसिबिलिटी यहाँ पे कुछ भी है। अब यहाँ पे बहुत से लोग क्या देखते हैं कि सर जो इसका एनपीए है ना वो यहाँ पर अच्छा हो चुका है, क्योंकि जहाँ पर पहले 4 का था 5 था वो अब यहाँ पे 1 से भी कम हो चुका है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो अपने बैड लोन को किसी भी जो थर्ड पार्टी के साथ यहाँ पे सेल कर दे रही है। ठीक है, मतलब यदि 500 करोड़ का यदि बैड लोन है तो उसे वो यहाँ पे 400 करोड़ में या फिर 300 करोड़ में जो है सेल कर दे रही है, जिसके वजह से इनके जो खाते से जो है यहाँ पे बैड लोन वो यहाँ पे कम हो रहा है। तो बस यहाँ पे लोग तो यही चेक करते हैं ना कि बस यहाँ पे कम हो रहा है, तो मतलब इसका मतलब ये है कि कंपनी स्ट्रांग हो रही है, और भी कुछ फैक्ट होता है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि यदि आपको ऐसे कंपनी में पैसा लगाना है तो ज़्यादा पैसा बिल्कुल भी मत लगाओ, और पैनिक में आकर के सेल और या फिर आप एक्साइटमेंट में आकर बाय, ये गलती भूल से भी नहीं करना चाहिए। और यदि आप देखोगे तो एक भी यहाँ पे इसका प्रॉफ्स नहीं है, बस यहाँ पे खराबी ही खराबी जो इसका नज़र आता है। तो इस बात को भी सही से ध्यान देना था, जो मैंने शुरू से ही आपके साथ जो है शेयर किया हुआ है। अब जो यहाँ पे नेक्स्ट शेयर है वो यहाँ पे है फेडरल बैंक। देखो, सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे आज के दिन 5% का गेन हो रहा है, जहाँ पर आपको पिछले कुछ दिनों से लगातार गेन होते हुए ही दिखाई दे रहा था। अब यहाँ पर ऐसा क्या आ गया जिसके वजह से 5% का यहाँ पे गिरावट है। लेकिन उससे पहले जब देखोगे ना तो यहाँ पे हाल ही में जो है ब्रोकर ने टारगेट भी दिया था, मतलब आज की ये खबर है, यहाँ पर एमके ग्लोबल का जो टारगेट है वो यहाँ पर 180 रुपया का जो है देखने को मिल रहा है, और ये टारगेट 19 तारीख के हिसाब से है। लेकिन ये जो खबर जो यहाँ पे आया है वो आज का खबर है, जिसके कारण जो है फॉल देखने को मिल रहा है। तो ठीक है, चलो हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं कि क्या खबर जो है पूरा है, और क्या यहाँ पे कुछ पैनिक वाला कोई बात है या फिर नहीं, या फिर क्या यहाँ पे कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी है या नहीं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे हर चीज़ जो टॉपिक को सही से समझेंगे, बस आप इस वीडियो को अंत तक देखो। देखो, पहले आपको यहाँ पे एक चीज़ समझना है बेसिक से यहाँ पे, कि जो यहाँ पर फेडरल बैंक के, ठीक है, जो यहाँ पे सीईओ है उनका नाम है आपको जो यहाँ पे श्रीनिवासन। ठीक है, अब ये यहाँ पर कब से काम कर रहे हैं? 2010 से। लेकिन यहाँ पे गाइडलाइन क्या बोलता है आरबीआई का, कि मतलब यदि एक ऐसा सीईओ जिनका जो प्रमोटर स्टेक भी नहीं है, मतलब कि वो कंपनी में प्रमोटर स्टेक भी आपको होल्ड नहीं करते, तो उनको 15 साल से ज़्यादा जो है उस कंपनी में काम नहीं करना है। और मतलब इस हिसाब से देखोगे तो मात्र 1 साल ही बचा हुआ है इनका 15 साल पुण्य में। तो इसलिए यहाँ पर आपको फेडरल बैंक ने क्या किया था, मतलब यहाँ पर शॉर्टलिस्ट में जो है ना 2-3 यहाँ पे नाम डाले। ठीक है, जिसमें से एक जो सबसे बड़ा जो नाम जो था वो एक बार आप यहाँ पे देख लो, जो हम लोग यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि यही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिनका नाम है केबीएस मनियन। ठीक है, अब ये मैं बता दूं कि केबीएस मनियन के कारण ही जो है ना पूरा गेम यहाँ पे आज के दिन उल्टा पलटा यहाँ पे देखने को मिला है। जैसे कि देखो, मैं बताता हूँ, बीच में यहाँ पे क्या रिपोर्ट आया था कि मतलब कोटक महिंद्रा बैंक से जो है उदय कोटक को यहाँ पे बाहर निकालने की के लिए, क्योंकि यहाँ पे आरबीआई क्या बोलता है कि सेम मतलब वही एमडी नहीं होना चाहिए, एमडी मतलब बाहर का कोई एक अलग आदमी यहाँ पे होना चाहिए, ऐसा यहाँ पे उनका बोलना था। तो अब वो यहाँ पर क्या किए कि मतलब उनके जो है
है पोस्ट में पहले से ही केवीएस मनियन थे, लेकिन उनको वो जो है अपग्रेड करना था, लेकिन फिर वो बात यहाँ पे रुक चुका था। ठीक है, मतलब कुछ भी ऐसा फैसला यहाँ पे नहीं है। अब यहाँ पर क्या होते हुए दिखाई दिया ना कि फेडरल बैंक ने जो है ना अब शॉर्टलिस्ट में इनका भी नाम डाल दिया, केवीएस मनियन का, मतलब एमडी के रूप में। ठीक है, तो अब यहाँ पर जैसे ही मतलब ये न्यूज़ आता है तो अब यहाँ पे कोटक जो महिंद्रा बैंक ने क्या किया कि केवीएस मनियन को जो है ज्वाइंट यहाँ पर मतलब ज्वाइंट एमडी मतलब उन्होंने यहाँ पे बना दिया और मतलब कि पूरा ही गेम को चेंज कर दिया। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, फिर से फेडरल बैंक जो है आपको यहाँ पे मतलब आरबीआई को एक रिपोर्ट में ये बोलेगा कि मतलब कि आपको जो श्रीनिवासन को फिर से मतलब उनके जो है बैंक में होना चाहिए। लेकिन हाँ, यहाँ पे मैं बता दूं कि फिर से यहाँ पे क्या होते हुए दिखाई दिया कि एक बार खारिज भी देखने को मिल रहा है। तो ओवर अब यहाँ पे क्या होते हुए दिखाई देगा वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट में से एक है। लेकिन अक्टूबर में यहाँ पर आरबीआई की तरफ से फिर से आपको जो अनाउंसमेंट आपको हो सकता है। और कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे ये बात बोल सकता हूँ कि मतलब कि देखो, कोई भी बैंक का या फिर कोई भी कंपनी सबसे मेन होता है वो यहाँ पे होता है कंपनी के जो मैनेजमेंट। ठीक है, यदि वो यहाँ पे स्ट्रांग है तो कंपनी ग्रोथ तो करते हुए उसमें दिखाई देगी, ये तो आप लोग सही से जानते हो। तो बस इसी चीज़ के लिए फेडरल बैंक ये चाह रहा है कि जो हमारे पहले से ही जो एक मेन लीडर है वही लीडर यहाँ पे देखने को मिले। तो सर ऐसा हो सकता है कि कुछ स्टेक जो यहाँ पर बाई होते हुए दिखाई देगा तो ही वो यहाँ पर जो है स्टेबल होते भी दिखाई दे सकते हैं फेडरल बैंक में। और इसी के लिए बहुत सारे ब्रोकर ने भी यहाँ पे टारगेट दिया था, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल में टारगेट आपके साथ शेयर किया है। मैंने इसे आज से नहीं, मैंने 130 के लेवल से मैंने शेयर किया था और मैंने बोला था कि देखो भाई, ये अभी उभरता हुआ ये एक बैंक है। ठीक है, गजब का फंडामेंटल वाली कंपनी है। और साथ साथ देखोगे ना तो मतलब इस बार के जो भी नंबर आए वो भी यहाँ पे गजब का ही देखने को मिला है, क्योंकि ऑलमोस्ट जो है 4700 करोड़ से बढ़ करके 6000 करोड़ का नंबर। और देखोगे जो मेन जो खास जो चीज़ होता है, जो इसका एनपी है वो एक बार देख लो 0.77% से कम होकर के 0.68%। तो ओवरऑल यहाँ पर यही तो सबसे मेन चीज़ है ना किसी बैंक के लिए, क्योंकि जो इसका एनपी है वो जितना कम होगा उतना ही अच्छा है। मतलब बैंक जो भी लोन दे रही है वो लोन का जो पैसा है इनके अकाउंट में आ रहा है, मतलब कि बहुत कमी जो है यहाँ पे पैसा उनका फंस रहा है, मतलब मात्र 0.68% ही। मतलब यदि वो यहाँ पे 100 रुपये किसी को लोन दे रही है तो मात्र 68 पैसा ही जो है फंस रहा है, बाकी यहाँ पे आपको 99.32 जो है रुपीज़ वो उनके अकाउंट में आ जा रहा है। तो इसलिए ये चेकआउट करना बनता है, जो हमने यहाँ पे चेकआउट भी कर लिया है और होप अब इसके बारे में सही से आप लोग को समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो यहाँ पे शेयर है वो यहाँ पे है दीपक नाइट्राइट। आज के दिन यहाँ पे आपको एकाएक जो है 3.5% का एक शानदार गेन देखने को मिला। एक जो गजब के वॉल्यूम पे ये ट्रेड होते हुए आज स्टॉक दिखाई दिया। ऐसा फिलहाल मुझे यहाँ पे कोई भी न्यूज़ जो है देखने को तो नहीं मिल रहा है, लेकिन हम लोगों ने ये देखा था कि पिछले ही कुछ दिनों में बहुत सारे ब्रोकर ने यहाँ पे टारगेट भी शेयर किया था। जैसे कि जब देखोगे तो यहाँ पे जो टारगेट जो मिलती हुई दिखाई दे रहा है वो यहाँ पर है आपको 2565 रुपया का। और उनका यहाँ पे यही बोलना है कि मतलब कि अभी आपको पोटेंशियल देखने को मिलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे अगले 5 साल के अंदर 1400 करोड़ का यहाँ पे कैपेक्स प्लान देखने को मिल सकता है। तो इसलिए उनको यहाँ पे ये पोटेंशियल दिखाई दे रहा है, जिसके कारण से वो यहाँ पर उनका ये बोलना है कि कहीं ना कहीं 1 साल से लेकर 2 साल के अंदर में मतलब 2565 तक का जो प्राइस है वो यहाँ पे देखने को मिल सकता है। लेकिन हम लोग ये जानते हैं दीपक नाइट्राइट यहाँ पे कैसी कंपनी, एक बेस्ट कंपनी है दीपक नाइट्राइट, और इसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। जो मैंने शुरू से ही आपके साथ शेयर किया, जब भी यहाँ पे फॉल देखने को मिला मैंने बार बोला है कि ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। जो इसका पेग से वो भी यहाँ पे अट्रैक्टिव है, 1 से कम है। जो कंपनी का आरओसी है वो भी यहाँ पे 25% से ज़्यादा है, मतलब कि कंपनी जो भी पैसा लगा रही है अपने ऊपर वो पैसा 25% से यहाँ पे ग्रोथ कर रहा है। और अब तो यहाँ पे टेक्निकली भी देखोगे तो अब यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन जो सपोर्ट है वो यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन जो आपको ब्रेकआउट लेवल था वो यहाँ पे ब्रेक होते हुए दिखाई दे चुका है। तो अब यहाँ पे टेक्निकली भी हेल्प मिलते हुए दिखाई देगा। लेकिन कब हम लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे, यदि हम लोग आपको ट्रेडिंग पर्पस से जाएं तो मेरे हिसाब से फिर से यदि आपको ये लेवल पे आता है मतलब ऑलमोस्ट 2340 के रेंज में, तो फिर हम लोग इसके बारे में फिर से सोच सकते हैं। तो ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है फॉर द ट्रेडिंग पर्पस ही। बाकी इससे लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी ये यहाँ पर अंडर वैल्यू ही ट्रेड हो रहा है, इसे आप पे सही से लिख लो और सही से आप समझ लो। बाकी हाँ, आगे आपकी मर्जी है, खुद से एक बार इसके बारे में सोच लेना, समझ लेना, उसके बाद ही कोई फैसला यहाँ पे लेना। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप जरूर से इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और दोस्तों में शेयर कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।